नमस्कार। हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन की इस व्याख्यान श्रृंखला में जो हमने स्वामी राम जयंती से प्रारंभ की थी, आज उसके बिल्कुल समापन पर पहुँचे हैं और समापन का इससे बड़ा हम क्या कहें कि हमारे लिए सौभाग्य भी है कि हमारे साथ आज पद्मश्री श्री आलोक मेहता जी हैं। वो विराजमान है हमारे साथ और इससे अच्छा समापन अब नहीं हो सकता था। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा आलोक जी के बारे में तो कहूँगा, लेकिन आजकल पे आज आज हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कल्चर थ्रू माउंटेन्स एंड रिवर्स इन इंडिया। तो मतलब पर्वतों से, नदियों से हमारे भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, वो बिल्कुल एक इवॉल्व हुई, चलती गई, लगातार बनती गई, हिमालय से होते हुई वो पूरे भारत के प्रदेश में फैली, जिसे हम संस्कृत सभ्यता भी कई बार कहते हैं। और इस संदर्भ में देखें कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वो नदियों की संस्कृति है और वो बिल्कुल शुष्क नहीं है, बिल्कुल आप कहें कि फर्टाइल संस्कृति है। इसके कारण हमारे यहाँ पर इतने बुद्धिजीवी हुए, इतने मनीषी और ऋषि हुए, शायद यही एक आशीर्वाद रहा प्रभु का हमारे ऊपर कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और फिर वहाँ कामरूप तक हम लोग इसमें हमारे ऊपर ये भगवान का एक आशीर्वाद ही रहा। इसी पर बात करने के लिए आज हमने एक संवाद सा रखा आलोक जी के साथ, जो इससे बेहतर कौन बात कर सकता है, क्योंकि ये एक इनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन प्रयास करूँगा कि थोड़ा उनको इंट्रोड्यूस करने का। वो ये रहेगा कि आलोक जी को बचपन में पढ़ते थे, हम तो बहुत छोटे आज भी हैं, लेकिन चाहे वो आउटलुक हिंदी में जब ये संपादक रहे, नवभारत या बाकी हिंदुस्तान जैसे राष्ट्रीय अखबारों के, ऐसे ऐसे सेंसिटिव टाइम पे ये संपादक रहे और फिर ये टीवी जगत में भी ब्रॉडकास्टिंग में जब छोटे होते थे, वॉइस ऑफ अमेरिका या वॉइस ऑफ जर्मनी, डॉर्जे वैली सुनते थे, तो घर में पिताजी अभी भी कभी जब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आपने हिंदी समझनी है तो इन चैनलों को, इन इन स्टेशन को सुना कीजिए। तो वहां से हमने भी सीखा, छोटे थे। लेकिन आलोक जी ने अभी नमन नर्मदा जैसी पुस्तक लिखी, उसके बाद कई लोगों के इन्होंने संस्मरण लिखे, कई किताबें हैं, दर्जनों किताबें, और उसमें इन्होंने बड़ी बेबाकी से और हमारे लिए एक खजाना छोड़ा है। भारत को बड़े पैनी निगाह से देखा। इनका मैं समझता हूँ कि पत्रकार से ज्यादा लिटरेचर में भी ये साथ-साथ योगदान देते रहे और जब ये बोलते हैं तो इनकी वाणी से जो एक प्रोनंसिएशन है, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाक़ई एक दमदार और पूरी एक्सपीरियंस के साथ बोलते हैं, तो स्पष्ट शब्दों में, कम भाषा में, ब्रीविटी इज़ द सोल ऑफ विट करके बात करते हैं। तो आलोक जी से मैं उनको सबसे पहले तो प्रणाम करूँगा उनके चरणों में और उनसे ये कहूँगा कि थोड़ा-सा अपना ये जो हमारी नदियों की के और पर्वतों श्रृंखलाओं में हमारी जो सभ्यता हिमालय से होती हुई पूरे भारत को फर्टाइल करती है और हमें एक पूरी तरह से सद्बुद्धि भी इसी कारण मिली, शायद भारत आज इसीलिए टिका हुआ है। ये हमारे लिए नॉर्दर्न फ्रंटियर भी है, जियो स्ट्रेटेजिक्स में, और संस्कृति का केंद्र भी रहा हिमालय में। और आलोक जी से निवेदन करते हुए चर्चा को आगे चलाएंगे। आलोक जी इस पर थोड़ा सा बात करें, फिर हम आगे चलेंगे। आदरणीय आलोक जी। नमस्कार महेश जी, डॉक्टर महेश कौल और उनके सभी साथी सुनील रैना जी, अखिल जी और आपने खास करके हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन एक ऐसी सांस्कृतिक जिसको कहना चाहिए संस्थान। मैंने थोड़ा सा बीच में आपके फेसबुक पर भी देखा। आपके इस निमंत्रण के लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। खास करके चूंकि संजय आर्य हमारे मित्र हैं, प्रकाशक, भी वो संस्कृति पर ही, उनकी कला और संस्कृति के लिए बड़ा समर्पित हैं। जी। कुछ समय चर्चा चली नमन नर्मदा को लेकर के, और हिमालय पर तो बहुत पुस्तकें हैं, गंगा पर भी है। तो हुआ था कि इस तरह की एक पुस्तक भी होना चाहिए जो नर्मदा पर भी, या तो विवादास्पद, कई बार लोग गंगा को लेकर के भी, बांधों को लेकर के भी आप करते हैं, कई बार जम्मू कश्मीर को लेकर के भी बहुत सारी पुस्तकें आई है, लेकिन कोई इसको कॉफी टेबल बुक की तरह नहीं थी। तो हमने सोचा कि संस्कृति के बारे में देश विदेश में भी, और हिंदी में जैसा आपने कहा, मैं नर्मदा से जुड़ा होने के कारण ही लिखता पढ़ता तो रहा ही। फिर हुआ कि नहीं, इसको अंग्रेजी भाषा में भी लोगों को, इसीलिए आपसे बातचीत का संवाद हमने हिंदी इसलिए रखा कि बड़े संख्या में जो लोग हमारी संस्कृति के बारे में, भारत के लोगों को या देश के बाहर भी जो लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, मॉरिशस में हो, लोग उसको समझना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति से आज भी उतना ही जुड़े हैं। और खास करके मुझे इसलिए गौरव हो रहा है, मैंने आपसे, हमारी भेंट नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडित आपके कहें, वो चूंकि विद्वता के लिए, डॉक्टर कर्ण सिंह पर भी एक पुस्तक
वो संस्कृति के संदर्भ में वो भी मैंने ही एक समय में था कि कश्मीर का आदमी राष्ट्रपति हो, मतलब ये थोड़ा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अंग्रेजी में भी शुभी प्रकाशन ने भी छापा, लेकिन उस समय मैंने हिंदी में भी एक संकलन दी ताकि उसमें डॉक्टर कर्ण सिंह पर एक चैप्टर रखा गया समर्पित उनके हिसाब से, लेकिन इसलिए कि कश्मीर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश में हो, ये भी हम लोगों की हमेशा एक इच्छा रही है। और मतलब उस राजनीति से हम हटकर के बात पे कह रहा हूँ, जो संस्कृति का पोषक रहा है हिमालय, जैसा आपने कहा। और इसीलिए जब हम पर्वत से ने हमें संयम सिखाया, देखिए मैं थोड़ा सा इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर आपके मैंने देखे हैं कार्यक्रम कुछ बीच में, तो ये सही है। और जिनके लिए फाउंडेशन काम कर रहा है, जो लोग घर से बिछड़े हुए, वैसे तो सभी कहा जाता है, मैं ये नहीं मानता कि आर्य संस्कृति के लोग बाहर से आए थे, सिंधु नदी और सिंधु सभ्यता हम लोग मानते हैं, लेकिन ये सही है कि नदी जो है वो भी जीवन का स्पष्ट लक्षण होती है। एक तरह से ये जन्म लेती है और चेतना की विशाल धरती पर अड़ा तिरछा मार्ग बनाते हुए अमृतत्व के अनंत सागर में मिल जाती है। आप ये देखिए ना जिस तरह से, और हिमालय हमको धैर्य और संयम सिखाता है। देखिए नदी कितना बहाव है जो जीवन का हमारा वो बताता है, जो निरंतर बदलाव का जीवन भी है। देखिए संघर्ष सुख, आप चाहे कश्मीर से लेकर के मालवा के हमारे जहाँ का मैं उज्जैन क्षेत्र का हूँ, वो भी शिव का मंदिर श्रीनगर में है, वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में है, और उसी तरह से पर्वतों में ही ईश्वर जिसको कहते हैं हम लोग, या नदियों के पास सारी संस्कृतियां भारत की ही नहीं, आप देखिए दुनिया में, जैसा आपने कहा जर्मनी में रहा तो राइन के किनारे, पता नहीं नदी के किनारे या पहाड़ में जाकर के लगता है कि बस, जबकि हम लोग सब सामाजिक जीवन में जो हमें भारतीय संस्कृति सिखाती है कि आप जीवन से जुड़ करके, ऋषि मुनि भी आप देखें, हमारी संस्कृति में ये हमेशा सिखाया गया है कि आप जीवन से भागे नहीं, और यदि वो धैर्य सिखाता है तो धैर्य रहे, और बदलाव के लिए जीवन में जैसे नदी आपको बहाती है, उसी तरह से उसके साथ उसको जीवनदायिनी मानते हैं। डर और भक्ति का भी अभिन्न अंग है कि आप समाज में यदि भक्ति है तो उसके साथ साथ ध्यान रखिए एक थोड़ा भय भी हो समाज में, समाज के लिए भी आपके एक दायित्व है, उसके प्रति एक मानवता का। और मैंने एक तरह से नदी तो जीवित, और उसको सांस लेना, देखिए यही नहीं कि उसमें ऑक्सीजन जल में होता है, उसके साथ उसका एक सबसे बड़ा ये माना जाता है कि वो सांस लेती है। ब्रह्मपुत्र की नदी को, ब्रह्मपुत्र देखिए एक तरह से गंगा है, और यमुना है, सरस्वती है, और ब्रह्मपुत्र को तो बाकायदा पुरुष उनको देवता के उस रूप में माना जाता है, पिता की तरह से। तो हमारी संस्कृति में बड़ा, जो आपने शुरू में प्रारंभ में कहा, दुनिया के कई देशों में मुझे भी जाने का अवसर मिला है, मिस्र हो चाहे यूनान हो, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, तो सभी लोग जाते ही हैं, लेकिन उन सब देशों की संस्कृति से हमारी संस्कृति, यही सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी कोरोना संकट से हम जो निकल करके आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, कि उसमें सबसे बड़ी शक्ति यही रही कि उन्होंने, हिमालय और नदियों ने, और हमारे उनको देवता जिसको कहते हैं, वैसे तो हमारे इसीलिए माना जाता है कि भाई वो तो 84 करोड़ देवता ही हैं, उस समय जितने होंगे हमारे नर नारी, तो एक माना जाता है कि उनको ही देवता के रूप में माने। और मैं इसलिए थोड़ा सा पहले नर्मदा पर भी इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि कई लोग इस पुस्तक से अभी भी जब कोई देखते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामना संदेश इस पर दिया, मैंने फॉरवर्ड की तरह से, ये भी चूंकि वो भी नर्मदा से जुड़े रहे, वो जिस पर मैं बाद में जाऊंगा, कि नदी केवल ये नहीं है कि हमें पुण्य, हम चूंकि उसमें गंगा स्नान करते हैं तो पुण्य मिलता है, इसलिए कि गंगा कहाँ लाभ देती है, हिमालय कहाँ लाभ देता है, और पर्वत और फूल वो वहाँ से कितना आगे खिलते हैं। और नर्मदा भी जो है वो सौंदर्य और पारदर्शी प्रकाश से प्रकृति और प्राणी मात्र को नर्म कर देने वाली नदी कहलाती है। और गंगा को ज्ञान का रूप माना जाता है, क्योंकि उसके किनारे ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया। यमुना को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उससे किनारे भक्ति भावना से समाज लाभान्वित हुआ। नर्मदा को तपस्या और आनंद की भावना का सम्मिश्रण देने वाली पवित्र नदी माना गया। और गंगा से प्राचीन नदी नर्मदा मानी जाती है। ज्यादातर लोग हमारे देश में सब जगह गंगा किनारे कहते हैं, लेकिन इसीलिए उसका एक महत्व है कि नर्मदा को, और इसलिए नहीं कि हमने पुस्तक लिखी है, नर्मदा को वेद पुराण में रेवा लिखा गया। स्कंद पुराण के रेवा खंड के मयूर कल्प में नर्मदा की उत्पत्ति का चित्रांकन है। वह
रेवा के गुण धर्म के अनुरूप है। रेवा अकेली उत्ताल तरंगों से उमड़ती अपनी पृथक सत्ता बना रही है। कूदती, छलांग मारती, पर्वतों को तोड़ती, गरजती, संघर्ष करती, ये पश्चिम दिशा में जाने वाली रेवा का शोर एक तरह से है। आमतौर पर ये हट कर के है और इसीलिए कालिदास, देखिए कश्मीर फिर मैं आता हूँ, हम लोग कश्मीर से चूंकि बात कर रहे हैं, मैंने बचपन में अपने छात्र जीवन में भी विक्रम विश्वविद्यालय और वहाँ कालिदास की ही भूमि है उज्जैन, वहाँ से उस समय भी जो रघुवंश, आप समझिए छात्र जीवन में रघुवंश पढ़ करके भी कश्मीर से जो वास्ता हम लोगों को जुड़ा और उसको कहना चाहिए महाकाव्य, और उनमें भी विंध्याचल, और आपने देखा ही है कि उनके सारे ऋतु संहार, उनमें सब में हिमालय और नदियों का जिक्र है। इस दृष्टि से भी मैं ऐसा मानता हूँ कि रेवा नर्मदा का उल्लेख यदि कालिदास के महाकाव्य में है, महाभारत में है, रामायण में भी, मतलब उन नदियों के नाम जरूर बदलते हैं। मैं आगे आऊंगा कि जैसे चीन ने भी अपना नाम, यदि उस तरफ से ब्रह्मपुत्र कहीं है तो उसका नाम भी अपने देश के किसी भाषा से जोड़ा, बल्कि अरुणाचल से जो हमारे देश के हैं उनमें भी उनके कई नाम समय के साथ लोगों ने रख लिए। नदी वही है जो हिमालय से निकल रही है या सतलुज निकली है, तो वो उसके भी रूप कहीं बदले समय के साथ, कई बार भाषा के हिसाब से हो सकता है कि उसको उस भाषा में उसको किया गया। और संस्कृत के प्राचीन कवियों ने से लेकर के और 21वीं शताब्दी के लेखकों ने भी, चाहे वो हिमालय हो या विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, इन सारे इसको लोक संस्कृति, समाज और विकास के साथ जोड़ करके उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो इसलिए साहित्य में मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने तो अपनी रचना में नर्मदा पर ही रावण के मुग्ध होने का एक बड़ा आनंददायक चित्रण किया है। ये लोग कल्पना करते कहाँ रावण पहुंचा होगा उस समय सतपुड़ा के पास। और वाल्मीकि ने लिखा कि विंध्याचल की शोभा देखते हुए रावण पुण्य सलीला नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। शिलाओं से उसकी चंचल धारा बह रही थी, उसका प्रवाह पश्चिमी समुद्र की तरफ था। गर्मी से पीड़ित प्यासे हिरण, व्याघ्र, सिंह, भालू और गजराज उस जलाशय से प्यास बुझा रहे थे। सदा मतवाले होकर कलरव करने वाले चक्रवात, हंस, सारस आदि का जलराशि पर छाए हुए थे। रावण को नर्मदा सुंदरी प्रीतमा नारी की तरह प्रतीत हुई। उसने अनुभव किया कि शीतल सुरभित नर्मदा का जल थकान दूर करने वाला है। रावण ने अपने मंत्रियों, परिचरों, परिजनों को आदेश दिया कि कल्याण करने वाली इस महानदी के स्नान कर तुम पाक मुक्त हो जाओ। मैं इस पुण्य सलीला को पुष्पोहार समर्पित करूंगा। तो आप देखिए संस्कृति में अब रावण भी यदि आता है भारत का, ये सही है कि जो लोग आए इसीलिए मुगल भी जो बसे भारत में, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी संस्कृति के सामने जो झुकना, ये कहिए कि उन्होंने अत्याचार किए, आज भी आतंकवाद से हम पूरा, केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं देश के अन्य हिस्सों में आज भी हम उससे भी प्रभावित होते हैं। लेकिन ये सही है कि इस ऊंचाई पर बहने वाली नदियाँ, और उसने उस संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया, उसके साथ विकास भी हुआ। समाज में जो प्रगति हुई वो इन पर्वत और नदियों के आश्रय में ही हुई, जहाँ यदि आप उसको देखें। और एक बड़े प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता रहे हैं वीएस वाकणकर, वो वैसे संघ भी उनको मानता रहा, ये अलग बात है, और बड़े ही दुनिया में उनको माना गया। उन्होंने भीमबेटका जैसी मतलब बड़ी खोज की, जो गुफाएं कई लाख वर्ष पुरानी थी। ये इस बात को, और उन्होंने भी ये माना था कि बाकायदा हमारे यहाँ किस तरह से आदि मानव के चिन्ह, डायनासोर के जीवाश्म नर्मदा की कई बार उन्होंने परिक्रमा करके देखा कि वहाँ भी मिले हैं। तो इसलिए हमारी संस्कृति के जो पुराने पुराने चिन्ह, प्रश्न चिन्ह इसको कहते हैं कि हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, वो भी इन नदियों के किनारे मिले। चंद्रगुप्त मौर्य ने नर्मदा के किनारे का प्रांत अपने अधीन कर लिया था। हर्षवर्धन और चालुक्य राजवंश के दौरान नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन के बीच युद्ध भी हुए, और कई इस तरह के राजा, त्रिपुर के उत्खनन में जब वहाँ प्राचीन सिक्के मिले, वहाँ पर भी एक राजनीतिक केंद्र था, वहाँ नर्मदा नदी का चित्र पाया गया। तो आप ये देखिए कि कहीं महाराष्ट्र, कहाँ कश्मीर, कहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गंगा ने जहाँ जिस तरह से अपना काम कई प्रदेशों में जब किया, उसी तरह से नर्मदा और यमुना, उनका भी एक अपना पौराणिक महत्व तो था ही। आधुनिक समाज में भी, चाहे वो दक्षिण भारत की नदियाँ हों, कावेरी की जब हम करते हैं, जब हमारी सारी प्रार्थनाओं में, वेदों में, पुराणों में जिस तरह से उनका जिक्र आता है, तो
मेरा ऐसा मानना है कि ये केवल धार्मिक आस्था का ही सवाल नहीं है। ये बल्कि माना जाता है, देखिए जिस तरह से संपन्न कश्मीर रहा है, भारत में कुबेर की तपस्थली और धर्मस्थली भी यहाँ क्यों मानी जाती थी? क्योंकि हमारे यहाँ संपदा उस समय थी, जो बाद में चाहे मुगलों ने उसे लूटा, लेकिन बहुत हद तक तो मुगल साम्राज्य यहीं पर स्थापित हो गया, तो वो लेकर के उतना भाग्य नहीं। ब्रिटिश शासनकाल में हमारी जो कुछ जिसको कहते हैं कुबेर के जो इतने खजाने थे, और इसीलिए आज जो हम विडंबनाएं देख रहे हैं हमारे समाज और संस्कृति पर जो कुठाराघात हुए, उसमें विदेशी आक्रमणकारियों से भी उस संस्कृति पर असर हुआ। हमारे जो सद्भावना कहें, तपस्या का कहें, प्रेम और विकास की बातें जब हम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इन नदियों ने, हम उनको केवल ये मानते थे कि नहीं ये विकास की धारा है। जैसा मैंने कहा कि आधुनिक युग में जब हम कहते हैं कि भई गंगा का विकास हो, प्रदूषण से उसे बचाया जाए, हिमालय को प्रदूषण से बचाया जाए, आज जो भी ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, वर्तमान संदर्भ में इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि इस जो परिस्थितियाँ सामने आती हैं, हमेशा इसीलिए जितने आप मेले आप देखेंगे और कल्चर में रंग-बिरंगा जो संस्कृति है, चाहे वो हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं के किनारे हों, आप चाहे हिमाचल प्रदेश के आप देखिए कुल्लू वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख है। धार्मिक दृष्टि से आप देखें कि शिव के और दुर्गा के जो मंदिर हैं, उसी तरह से बौद्ध और जैन धर्म यदि कहीं है, तो वो इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ही उन्होंने ही उस संस्कृति को विकसित करने में एक बड़ा ही योगदान दिया। और इसीलिए उनको धार्मिक केंद्र इसलिए माना गया कि लोग तपस्या करते थे और समाज में सद्भाव रखते थे। आज आप देखिए हिमालय के उन क्षेत्रों में आज हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, लेकिन कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में देवभूमि, वैसे उत्तराखंड को मानते ही हैं, कहा जाता है जो केदारनाथ और बद्रीनाथ वहाँ पर हैं। लेकिन मैं आपसे 3 एक दशक पहले यदि 30 साल पहले यदि आप देखें, तो कई जगह जेल का ही प्रावधान नहीं था, कारागार ही नहीं थे। ये हमारी संस्कृति की एक शक्ति है उन पर्वत हिमालय की। अरुणाचल प्रदेश में जब हमने किया, ये समझिए बात होगी 82 की, 82-83, तो अरुणाचल प्रदेश पर फिर हमने काफ़ी बड़ा, तब मैं दिनमान पत्रिका में भी था, लिखा बाद में तो बल्कि बच्चों की सीबीएसई की पुस्तक में भी उस पूरे अरुणाचल प्रदेश को अलग से लिया गया, एक अलग चैप्टर बना करके बच्चों के लिए। इसलिए कि उस समय भी, और इसीलिए मुझे लगा कि रात को 2 बजे भी यदि आप सड़क पर निकल जाइए, तो वहाँ कोई डर भय नहीं होता था। जबकि चीन से अरुणाचल प्रदेश पर तो चीन का आक्रमण हुआ, वो सब समय निकल चुका, लेकिन उसके बाद भी वहाँ वो आतंकवाद की उस तरह कभी भी कहीं पहुँच नहीं सका था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये हिमालय की शक्ति और नदियों की शक्ति ने समाज को बहुत ही जोड़ा। हमने आधुनिकता से के साथ उसका कहीं न कहीं, या विदेशी चूँकि विकास हमारे यहाँ हुआ, समृद्धि चूँकि हमेशा रही है, इसीलिए उस पर आक्रमण भी हुए। और उसी का ही जिसको कहते हैं कि हम नुकसान जहाँ होता है, उसके साथ विकास तो हुआ। यदि बाँध हमने बाँधने शुरू किए, तो वो समय के साथ यदि आबादी जितनी बढ़ती गई, आप देखिए कि आज़ादी से पहले और आज की आज़ादी में भी बहुत माने आज़ादी के बाद इतनी प्रगति हुई है कि लोगों को लगता है कि भई हमें प्रगति के साथ उसका लाभ मिलना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम इन सब नदियों के बारे में बात करते हैं, और चाहे देखिए वाराणसी है, गंगा के किनारे आज भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, उन्होंने प्रदूषण को दूर करने की कोशिश किया, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ वर्षों तक उस संघर्ष इसके लिए, जैसे कहते हैं, करना पड़ रहा है कि प्रदूषण से उसे मुक्ति मिले। ये भी एक चुनौती इन नदियों के किनारे, चाहे हरिद्वार हो, जहाँ एक समय में जब हम छात्र जीवन में ऋषिकेश के युवा जिसको कहते हैं कि मेले में, मेले तो क्या है, शिविर में जब गए, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत, तो वहाँ का पानी, जल जो है वो आप समझिए 1970 से पहले कितना उसका पवित्र जल जिसको कहते हैं, कहीं प्रदूषण का कुछ सोच ही नहीं सकता। लेकिन ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई, मैंने जब विकास के साथ साथ, जब हम कहते हैं कि नदी और पहाड़ के साथ विकास हुआ, तो उसके साथ उसका कहीं न कहीं उसको नष्ट करने की कोशिश भी लोग करते रहे, या खुद उसके लिए हम सब ज़िम्मेदार। आध्यात्मिक स्थल बनाए गए, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, वैराग्य की साधना, ये सब इन देवभूमि जिनको हम कहते हैं
पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, नदियों के किनारे। और गंगा यमुना को कहते हैं भाई समाज को कल्याण की दिशा में ले जाती है। हिमालय और गंगा को अनादिकाल से आध्यात्मिक चेतना की स्थली माना गया। और गीता में यदि हमारे मित्रों ने ध्यान दिया हो तो श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, मैं हिमालय हूँ और सरिताओं में मैं गंगा हूँ। महाभारत के वन पर्व और अथर्ववेद में सुखमय जीवन के लिए हिमालय और गंगा की स्तुति की गई। तो आप देखिए, चाहे आप श्री कृष्ण का जिक्र गीता में जब कहें, यदि तब भी उनका जिक्र होता है और वो भी प्रतीक में हिमालय और गंगा को मानते हैं। गंगा की जो उसकी मिट्टी है, उसका खनिज है, उसने पूरे राष्ट्र को कितना समृद्ध किया है, ये भी माना जाना चाहिए। हिंदू संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जैन धर्म, ये सब हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा ऐसे क्षेत्रों में इनके आसपास ही विकसित हुए। और दक्षिण में सोधरा नदी के उत्तरी तट पर भी विजयनगर की स्थापना हुई थी किस समय। कृष्णा नदी के तट पर 5वीं शताब्दी में नदियों के किनारे विकास हुआ। आप ये देखें कि चाहे वो आप छत्तीसगढ़ चले जाएं, जो आदिवासी क्षेत्र है, चाहे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ भी लगातार हमारे पर्वत श्रृंखलाओं ने, वहाँ नदियों ने, और वो नदियाँ कहीं ना कहीं बड़ी नदियों में ही मिल जाती हैं और उनके किनारे ही शहर बसे। लोगों ने उसे चुना। कहने को तो आप लंदन में भी टेम्स नदी के किनारे है, और जैसा मैंने कहा जर्मनी में भी विकास है, तो राइन के किनारे सारी समृद्धि का एक प्रतीक उसे माना जाता है। और जैसा मैंने कहा कि ब्रह्मपुत्र को भी एक उसको पैतृक रिश्ता की तरह, माने यूं हम नदियों को माँ के रूप में मानते हैं, पर्वतराज को पिता की तरह मानते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी होते हुए भी यदि आप असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाएं तो उसको बाबा के रूप में मानते हैं, बाबा पिता। उसका एक इतना बड़ा रूप है, विशाल, और वो वहां से प्रस्फुटित होकर तिब्बती पठार की तरफ ब्रह्मपुत्र जो है वो प्रस्फुटित होकर उस तक पहुंचती है। और वहां पर तिब्बती जो इलाका है उसमें उसका नाम सांगपो हो जाता है वही ब्रह्मपुत्र। फिर इधर कैलाश पर्वत से निकलने वाली आप ये देखें कि वो भी हिमालय है, जो मानसरोवर क्षेत्र है वहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है। देखा जाए तो वो भारतीय संस्कृति से ही एक जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जो अब बाद में चाहे चीन का वहां पर कब्जा रहा, लेकिन यदि हम केवल गंगा यमुना की बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र का भी एक बड़ा ही कैलाश मानसरोवर से निकलने के कारण और ऊर्जा का स्रोत। अब देखिए, मैं अब उस वर्तमान संदर्भ में आप देखें तो इन नदियों के किनारे केवल खेती, जो बड़ा एक समय भी चर्चा होती है कि नदियों के किनारे लोग बसे, उसी में से जो लहरें निकली उसने समाज को कैसे आगे बढ़ाया, उनकी संस्कृति को कैसे विकसित किया, और भाषाओं को पर भी इन संस्कृतियों पर इसका हमेशा असर हुआ। और इसीलिए संस्कृत जो देवभूमि की भाषा है, कहें आप कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, एक सुदूर दक्षिण में भी हमारी उसी संस्कृत भाषा का असर आज तक है। अधिक विद्वान, बल्कि मैं मानता हूँ हम जब कहते हैं कि कश्मीरी पंडित सबसे अधिक विद्वान है या तमिल विद्वान, ऐसा नहीं उत्तर भारत में विद्वान ऋषि मुनि नहीं हुए। ठीक है कि संदीपनी, चाहे उज्जैन में महाकाल की नगरी कहा जाता है, कालिदास जहाँ हुए, लेकिन आज भी यदि संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा अभी डॉक्टर कोल आप जर्मनी का जिक्र कर रहे थे, तो जर्मनी में उस समय में जब हम रहे वर्षों तक, अभी सेवाएं कुछ उसको अलग उसका रूप बदला है नए उसमें, लेकिन वहाँ से वर्षों पहले, दशकों से आज़ादी के बाद, वहाँ संस्कृत भाषा में एक दिन एक कार्यक्रम प्रसारित इसीलिए होता था। संस्कृत को वहाँ के लोग भी, हमारी भाषा संस्कृति को कितना गौरव है कि वो संस्कृत का बाकायदा विदेशी प्रसारण सेवा होते हुए भी हर सोमवार को, जो भगवान शिव का दिन माना जाता है, उस दिन एक संस्कृत का पूरा प्रसारण आधे घंटे का किया जाता रहा वर्षों दशकों तक। और जर्मनी के चाहे हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी हो या बीजिंग जैसे स्थानों पर भी संस्कृत, भले जो चीन हमसे चाहे कितना ही उसके साथ है, लेकिन हमारी संस्कृति से इतना असर है। मैंने देखा कि बीजिंग में भी हमारे यही सब
हिमालय को लेकर के, हमारे वेद पुराण को लेकर के जो अध्ययन और शोध होता है, ये भी हमारी नई पीढ़ी को बताए जाने की आवश्यकता है कि देखिए विदेशों में हमारी कई पांडुलिपियां दुर्लभ इसीलिए देश के बाहर भी चली गई। ये भी एक हमें ध्यान देने की बात है। आप जैसे विद्वान लोग हैं जो हर जगह शोध का काम करते हैं, कहीं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। आपकी फाउंडेशन तो शिक्षा की दृष्टि से भी आगे काम कर रही है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ इतना भंडार है, हमारे पुस्तकालयों में भी, चाहे वो यहाँ रामपुर का एक पुस्तकालय है दिल्ली के पास, आप उसमें हिमालय पर और नदियों पर इतना अपार, बल्कि ऐसे दुर्लभ हैं जिनकी पांडुलिपियां लगभग बहुत ही जर्जर अवस्था में है। हमने बीच में पिछली सरकारों में भी, वर्तमान सरकार में भी मैंने भी कई बातें पहुंचाई, इसीलिए कि हमारे जो इस संस्कृति को प्रभावित जिन्होंने किया, जिन ग्रंथ जो उस समय में किस उस पर लिखे गए, उन सबको उसको अच्छे आर्काइव में रखा जाना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी उनको संभाल करके रखने की जरूरत है, चूंकि नष्ट हो जाएंगी, चाहे वो रामपुर का हो या खुदा बख्श पटना की लाइब्रेरी में है। कुछ ऐसे पुस्तकालय हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे नेशनल लाइब्रेरी भी, उसके बाद तो हम संपर्क वहाँ इतना नहीं हुआ, लेकिन वो तो कुछ समय के लिए गए थे कार्यक्रम के लिए कोलकाता में। वहाँ जिस तरह के दुर्लभ पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि देखिए संस्कृति का असर क्या है, जो आपको पुस्तक में ग्रंथों में उपलब्ध हो और वो आने वाली पीढ़ी को भी कुछ प्रेरणा दे सके। तो हमारे यहाँ के चाहे वो ज्ञान उन्हीं में, चाहे जो जड़ी बूटी मिलती है आज आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं, और जो जिसके लिए पूरा समाज हमेशा धन्वंतरी की बात हम जब करते हैं, तो उसके पीछे यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये सब तो इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में नदियों के किनारे जड़ी बूटी, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। हमारे पिता, हमारे दादाजी, मतलब उनको अंतिम समय में मेरे पिता को फिर भी जाना पड़ा, दादाजी को वो 97-98 तक रहे, लेकिन उनको कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और मुझे तो नहीं याद पड़ता कि वो दवाई भी एलोपैथी, वो तो अपना वही अपना खुद जो मिलता है, अपना हवन पूजा करना, सुबह यज्ञ करना, शाम को यज्ञ करना, नदी में तैरना और कुएं में पानी में नहाना, वो जो शक्ति हमारी उस तरह से, मतलब मैं उनका प्रतीक इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे करोड़ों हमारे समाज में, और उनसे पुरानी पीढ़ी तो उससे भी ज्यादा लाभान्वित हुई होगी ऐसा मानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ शतायु तो हमारे यहाँ 100 वर्ष, अब कहा जा रहा है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से लोग अधिक उम्र जी सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें तो इन पर्वत और नदियों ने ऐसा जीवन दिया जिसमें औषधियाँ उसी के साथ उपलब्ध होती थी, और उसका ज्ञान आदिवासी में आज भी मिलेगा आपको। आप देखिए कि इस कोरोना काल में भी आदिवासी क्षेत्रों में इसका असर अधिक कहीं नहीं दिखाई दिया। यदि उस सब जगह लोग, ऐसा तो नहीं, वहां भी लोग जाते रहे, परिवहन के साधन भी हुए, बल्कि जैसा मैं कहता हूँ कई बार ऐसे नक्सली गतिविधियां भी ऐसे सब क्षेत्रों में रही जो भारत विरोधी शक्तियां जिसको कहते हैं काम करती हैं। लेकिन आप उन देखें कि, और मैं समझता हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं जम्मू कश्मीर भी काफी हद तक उस दृष्टि से कोरोना काल से उतना प्रभावित नहीं हुआ। जो महानगरों में जो बैठे लोग हैं, न्यूयॉर्क और लंदन ज्यादा असुरक्षित रहा। उसकी शक्ति यही पर्वत श्रृंखलाओं में जो हवा, पानी, जल, औषधियाँ, वनस्पति, फल फूल, इसने अंदर से इम्यून शक्ति को भी बहुत बल दिया। और इसलिए मैंने जैसा कहा कि यदि वहाँ का संगीत है, कश्मीर का संगीत, आप देखिए यदि आप अफ्रीका के देशों में चले जाएं तो वहाँ पर भी कश्मीर का संगीत आपको कहीं ना कहीं सुनकर के उनको अच्छा लगता है। यदि आप वो कहीं देखेंगे, आप घाना जाए, बुर्किना फासो, छोटे छोटे कंट्री, साउथ अफ्रीका तो लोग बात करते हैं। मैंने देखा है कि वहाँ हमारे यहाँ कैसेट जिस समय चलते थे गाना में भी, तो वहाँ लोग लगता था कि हाँ यहाँ का भारतीय संगीत उनको कैसे मिले। तो संगीत की साधना आप देखिए कि हमारे जो पुराने संगीत के जितने लोग हैं वो सब इसी तरह से पर्वत और नदियों के सामने बैठ करके ही उन्होंने साधना की। तब कोई बहुत आधुनिक यंत्रों की जरूरत नहीं होती थी, और लोग तो मानते हैं कि उसी से हवा प्रवाह, मतलब इसको कहते हैं कि वर्षा यदि होने लगे, अब उसको आप तानसेन की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर हमारे संगीत का होता था। तो ये समाज में शक्ति लाने में, पूरी संस्कृति को विकसित करने में सैकड़ों हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति जिस तरह से विकसित हुई है, और समाज जो सशक्त रहा है और निराशा के हर दौर से निकल करके फिर खड़ा हुआ है, आज भी ये सही है। कई बार लोग कहते हैं भारत का, हमारा मानना है कि आशावादी जिन संपादकों के साथ, अज्ञे का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि आपने कहा कि आप हम सुनते रहे,
सत्यनारायण हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, वो भी कश्मीर ही उनकी पृष्ठभूमि थी, और वो भी हिमालय, बस उनका भी सबसे अच्छा है, उन्हें लगता था कि हिमालय की कंदराओं में जाकर वो घूमते रहते अकेले, जाकर के घूमना, उसके किनारे उनके पिता परिवार सब कश्मीर से जुड़ा हुआ था, और इसीलिए संस्कृत पर भी उनका अधिकार था। आप उनकी रचनाओं में भी आप देखेंगे, और उससे काफ़ी बड़ी संख्या में, मैंने हज़ारों लाखों लोगों को उससे, तो मैंने कहा पुराने हम कालिदास की बात करते हैं, लेकिन आधुनिक साहित्य संस्कृति में भी, और वैसे थोड़ा व्यक्तिगत सी बात है, लेकिन मेरे ख्याल है संजय जी को भी उस समय बैठे थे हमारे साथ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, केदारनाथ अब लोग कहते हैं प्रधानमंत्री हो गए, चुनाव जीतने जा रहे हैं, जबकि मैं जितना थोड़ा उनको पहले से जानते रहे, और राजनीति से इतर में बात कह रहा हूँ, वो पद पर न हो तब भी उनको असली उनका मन जो लगता था उन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में वो जाकर बैठते। आज भारत की जो शक्ति है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोग उनको क्रेडिट राजनीतिक रूप से देते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन आप देखें कि जो ऐसे विद्वान अंदर से, जिसको कहते हैं कि अध्यात्म की एक शक्ति भी कहीं मिलती है, शायद वही है कि उनका आशीर्वाद उसको कहें, उनकी तपस्या कहें। जब हम लोग जब इस नर्मदा की पुस्तक को लेकर के भी जब मिले छपने के बाद, तो उन्होंने उसका जिक्र किया कि आधे घंटे वो इसी पर बात करते। 2 बार उनके सेक्रेटरी आए कि भाई तुमने नहीं, पहले वो अपनी बताते रहे कैसे वो जा करके, और वहाँ कुछ नहीं, पीने का पानी, मैंने खाली वो पानी कहते हैं, पानी पी लेते थे, कुछ वहाँ कुछ मिल गया तो खाते थे, कुछ साथ में चाय, जैसे लोग कहते हैं ना, अब आजकल जो ट्रेकिंग पर जाते हैं तो पूरा खाना और चाय बांध करके, चाहे एवरेस्ट पर भी जा करके उनको बस है, तो हिमालय को गंदा करने वाले लोग भी हमारे पर्यटक जब निकलते हैं उसके दूसरे, लेकिन ऐसे हमारे लोग रहे। मोदी जी अकेले नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग ऐसे हमारे पुराने पीढ़ी के लोग थे, और आज भी जिस पीढ़ी के लोग हैं, उन सबकी कोशिश रही है कि पर्वत में जाकर के आपको एक ज्ञान जो ऋषियों मुनियों को मिलता था, उससे समाज को हम कैसे लाभान्वित कर सकते हैं। मैंने कहीं ना कहीं तपस्या, इसको कहें ना, तपस्या में ध्यान से ही तो आपको एक शक्ति मिलती है कि आप कैसे समाज को जोड़ें, उस संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखें, कला को कैसे सुरक्षित रखें। कहीं न कहीं वो पर्वत उसको प्रेरणा तो देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए उनको जब देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड में भी जब जो लोग जाते हैं, और जम्मू कश्मीर जाते हैं, या नर्मदा के किनारे जाते हैं, गंगा के किनारे जाते हैं, ब्रह्मपुत्र के किनारे जाते हैं, वो जो शक्ति मिलती है, वही सारे संघर्षों का एक तरह से जवाब होता है। उस संघर्ष से निपटने की उसमें एक शक्ति ज़रूर ये पैदा करती है, और समाज को जोड़ते। इसलिए आप चाहे गुजरात के आप कलरफुल कपड़े देखें, लद्दाख के देखें, आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाएँ, जो तिब्बत नेपाल तो फिर भी बाहर अब थोड़ा-सा हो गया कहने को, लेकिन आप देखिए कि इनमें कहीं न कहीं समरूपता मिलती है। ये सारा भारतीय संस्कृति का जो एक पूरा असर है, कि वैसे तो हम मानते हैं कि विश्व में मतलब और क्षेत्रों तक भी पहुँचा ही, चाहे वो बौद्ध के, आप यदि इंडोनेशिया जो पूरा ही मैंने कहा जाए कि बहुसंख्यक, वहाँ तो 90 के 99% जो है मुस्लिम है, लेकिन वहाँ भी ऊपर बाली में ऊपर जाने पर शिव का बहुत अच्छा मंदिर आज भी है वहाँ, और जब स्वागत करते हैं तो वो बाकायदा भारतीय जो संस्कृति वाले नृत्य हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति केवल भारतीय संस्कृति पर ही उसका असर नहीं हुआ है, और इसलिए इंडोनेशिया में भी वो पर्वत श्रृंखला काफ़ी ऊंचाई पर जाकर के शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ बाकायदा ज़मीन पर ही बैठ करके भोजन वगैरह प्रसाद दिया जाता है। तो ये शक्ति देखिए, उस समय तो साधन नहीं थे, उस समय बहुत सारे, ऐसा नहीं मानते कि उस समय बहुत ही विमान सेवाएँ आज के जिस तरह से है कि आप 2 घंटे 4 घंटे में 6 घंटे में पहुँच जाएँ, लेकिन उसके बावजूद हमारी संस्कृति पहुँची है। आप ईरान, तो ईरान की चर्चा है, आप ईरान में जाएँ तो ईरान में भी भारत, शिराज एक वहाँ पर है तेहरान के आगे, और शिराज में ऊपर पर्वत श्रृंखला पर वहाँ पहाड़ पर बनी हुई है भित्ति चित्र, और उसमें भारतीय किस तरह से वहाँ जाते थे, इंक्लूडिंग गधे पर भी गए। आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ से यात्रा करके यदि उन्हें लगा कि ऐसी कठिन यात्रा है रेगिस्तान वाली, तो उनको देख करके लगता है कि हमारी संस्कृति कहाँ पहुँची, किस समय में गए हो। उस ज़माने में कोई फ़ोटोग्राफ़ी तो होती नहीं थी, तो वो पर्वत श्रृंखला, जैसे मैंने भीमबेटका तो कई लाखों पुरानी बात है, वहाँ तो मिलते ही हैं उस तरह के चित्र आज भी। अजंता एलोरा से भी पुराने हैं भीमबेटका। उसी तरह से ईरान में भी आपको वो मिलेगा, जो भारत के लोग कैसे वहाँ पहुँचते थे, तो फिर आते थे नेचुरली। उसका हमारे यहाँ की जो इसीलिए जो अभी चीन जो बार-बार कहता था कि भई
फिर से हमारा सड़क मार्ग सिल्क रोड जो है फिर से शुरू किया जाए सिल्क के लिए, क्योंकि भारत का सिल्क तो हमेशा रहा है और इसीलिए वो लाभ, लेकिन अभी हम लोगों ने चूंकि उसमें कई उसकी घटनाएं, बार बार वो आक्रमण की जो कोशिश करता है, ऐसी स्थिति में उसके साथ उसको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन उसकी कोशिश है कि वो रास्ता फिर से खुले तो बड़े पैमाने पर व्यापार जो पहले कभी हो सकता था, आज और व्यापार के कई तरीके हैं, लेकिन उस सिल्क रूट से वो वहां से लेके यूरोप तक चीन जाने की इच्छा है, तो उसकी तो एक साम्राज्यवादी एक आकांक्षा रही है। भारत ने कभी, भारतीय संस्कृति की एक और ये ताकत है जो मैंने शुरू में भी प्रारंभ में कहा कि हमारे यहाँ हिमालय हमको संयम और धैर्य सिखाता है। नदियां हमें चंचलता सिखाती है, हम वो करती है, लेकिन हमने कभी किसी को हड़पने की, उस पर कब्जा करने की नहीं, हम देते रहे, हम लेते नहीं रहे। लेते रहे मतलब उनके कोई अच्छे उनके लोग हैं, उनकी कोई ज्ञान है तो उसको, तिब्बत का यदि कोई ज्ञान रहा या ईरान का वहाँ की कोई शिक्षा का ज्ञान रहा, कहीं हम लोग यूनान में यदि उसकी कुछ कल्चर का असर हुआ, या यूनान में भी मैं कहूँगा वहाँ भी भारतीय संस्कृति बड़ा अच्छा था। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति, उनके साथ मुझे जब वहाँ जाने का मौका मिला तो वहाँ बड़े संस्कृत और कश्मीर को लेकर के भी उनके मन में कितना वहाँ काम शोध का हो रहा है, ये मुझे देखकर बड़ा अच्छा भी लगा। राजू देव रखे हैं कि उन्होंने संस्कृत पर भी बड़ा इतना काम करते। आप ये बताइए कि जिन देशों को हम ये मानते रहे कि वो इस्लामिक देश हैं वहाँ, या वैसे चाइना तो बिल्कुल ही इस तरह किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन वो भी यदि हम पर कई चीज़ों में तो ऐसा हुआ है जो हमसे अधिक काम वहाँ पर हो रहा है, ये हमारी संस्कृति और समाज की शक्ति का एक प्रतीक है। हम गौरव इसलिए नहीं करेंगे आज हमारे पास परमाणु शक्ति है, हमारे पास जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति रही है इस समाज में, इसका लोहा हमेशा माना जाता है। ये कहते हैं कि भाई हम इसको घमंड नहीं मानना चाहिए, हमें स्वाभिमान, हम इसको कहते हैं कि ये शक्ति नई पीढ़ी को होना चाहिए। आज भी आप ये बताइए चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिका, एक बार एक किसी फिल्म भी बनी थी बहुत वर्षों पहले, छोटा सा उसका डॉक्यूमेंट्री जैसी थी, यदि भारत के चिकित्सक फैसला कर लेते, ये मैंने आपको 20 वर्ष पुरानी, आप तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई, आज भी हमारी डॉक्टर और ज़्यादा संख्या में पहुँचे, वरना मैंने लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर में मैंने कूड़े को ढेर और बीमार लोग अस्पतालों में अभी तो बड़ी संख्या में मारे गए। पहले भी ऐसी स्थिति थी, हमारे डॉक्टर न हो वहाँ पर तो लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। वो मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं कूड़ा घर में पड़े हुए लोग दिखाई देंगे, ऐसी स्थिति। ये भारत के ज्ञान की ही ताकत है। हम ठीक है, हम उनकी टेक्नोलॉजी लिया, लेकिन राजीव गांधी जब 85 में, इसलिए थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ संस्कृति और शिक्षा के साथ, राजीव गांधी जब गए, हम लोग पहले फ्रांस गए, हमें टेक्नोलॉजी हमारी टेलीकॉम की उसमें हमें तरक्की की ज़रूरत थी, तो फ्रांस से भी वो क्रॉसबार टेलीफोन, आपको याद होगा, अभी हम इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो कुछ वहाँ उस पर बातचीत हुई। फिर अमेरिका में ह्यूस्टन भी जाना हुआ राजीव गांधी के साथ, जहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। उसमें रोनाल्ड रेगन थे, जैसे ट्रम्प तो बड़े पागल जैसे निकले, लेकिन फिर भी रोनाल्ड रेगन भी, वो भी स्टार ही थे और वो राजनीति के आदमी नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत की शक्ति का और युवा प्रधानमंत्री भारत के, उनका भी एक अपना रूप था। तो पहले उसके बाद अमेरिका के साथ तो हमारे संबंध बड़े कड़वे हो चुके थे 71 के बाद, लेकिन जब हमने असल में उस समय वो उनको कंप्यूटर बाय कहा जाता था, तो उनको सुपर कंप्यूटर उन्होंने चाहा कि सुपर कंप्यूटर हमें मिले इस बातचीत के दौरान वहाँ पर। मतलब उसको हम मेरी तीखी भाषा में कहें तो ये कहें कि उन्होंने अंगूठा दिखा दिया अमेरिकन ने कि आप इस लायक कहाँ हैं, आप तो बैलगाड़ी पर आपका वो ले जाते हैं, आप अपना अंतरिक्ष के लिए कुछ आपको ले जाना हुआ विमान, तो आप उसको बैलगाड़ी पर ले जाएंगे। हमारे बारे में पहचान ये थी, मैंने उस दृष्टि से आधुनिक संदर्भ में जब कहा जाता है। और जर्मनी में जब हम थे, आप समझिए 31 के समय, उस समय पूछा जाता था, अरे आपके यहाँ रेलगाड़ी चलती है क्या, आपके यहाँ हवाई, देखा है आपने, भाई हवाई जहाज से तो हम लोग पहुंचे ही थे, लेकिन भारत के बारे में ज्ञान नहीं था। संस्कृति पुरानी थी, उसके पहले लोग, मैंने जैसा कहा कि यदि मैक्स मुलर को पता था कि भारत में की शक्ति क्या है, हाइडेलबर्ग में चाहे अध्ययन हो रहा हो, लेकिन सामान्य ज्ञान अमेरिकन को, यूरोपियन को भी उस बारे में कम होता था। और आज हमारे, आप देखिए कि सिलिकॉन वैली में 40% भारतीय लोग हैं, बड़े संख्या में। सुपर कंप्यूटर हम तो बना ही रहे हैं, अब उनको भी कंप्यूटर के लिए जोड़ने की कोशिश, उनको भी
So therefore the detectors inside the house are not working at all. Okay. आलोक So जी you आपके can पीछे move आवाज inside आ the रही है house, शायद, but if you wanna open the window, दूसरा आईडी बंद करवा दी। ये आस्था जी का शायद चल रहा है। हाँ नहीं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की जो हमारे बारे में आधुनिक समय में जरूर माना गया टेक्नोलॉजी में हम कमजोर रहे, लेकिन अब हमने इतने वर्षों में ये भी प्रगति की है। और आप देखें कि चाहे आपको हम लद्दाख में भी हम लोग गए थे, वहाँ भी देखा कि हमारे यहाँ उस बाद में भूकंप में जरूर वो नष्ट हुई प्रयोगशाला, वरना हिमालय के क्षेत्र में प्रयोग की दृष्टि से, अनुसंधान की दृष्टि से, इन सब हिमालय के साथ संस्कृति को विकसित करने की तो बात हुई, आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए भी अनुसंधान के केंद्र जो बनने की कोशिश हुई, उन्होंने बड़ा योगदान दिया है पूरे ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कह रहे हैं, या आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं अंतरिक्ष की दृष्टि से भी यदि आप देखें, आगे भारत जिसको कहें प्रकृति की रक्षा के लिए यदि कहें, तो ये काम इन्हीं जो सांस्कृतिक जो ऐसे हमारे केंद्र हैं जो रक्षा जिसको कहते हैं कि हमारी रक्षा करते हैं, उन सबके साथ भी समाज विकसित हुआ है। और इसलिए इसके संरक्षण की आवश्यकता अवश्य है। यहाँ मैं इस पर कहूँगा कि उस संस्कृति को जीवित रखना आधुनिक होते हुए भी, जैसा मैंने कहा, समय के साथ और प्रवाह के साथ, जैसे नदियों ने जीवन परिवर्तन किया है, पहाड़ों में भी परिवर्तन तो हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग ढंग से उन्होंने हमारी रक्षा की है। उनकी संरक्षण के लिए भी जब हम केवल गौरव की बात करते हैं तो उसकी जो उत्तरदायित्व, जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारे अधिकार हमको मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ उत्तरदायित्व की भावनाएं जो पहले थी, हमारे ऋषि मुनियों ने इन कंदराओं में यही एक ज्ञान दिया था कि वो उसके साथ अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को भी समझे। दुर्भाग्य ये है कि पिछले दशकों में भी कहें, हम सब उसके पार्ट हैं, इसमें ये हुआ है कि हम कर्तव्य को, चाहे प्रकृति को सोचो, जैसा मैंने कहा कि हिमालय और गंगा और यमुना और नर्मदा देखिए आज लाखों लोगों को पानी पहुंचा रही है गुजरात में, जिसके लिए 25-30 वर्ष संघर्ष होता रहा। खुद मोदी हो या कई आंदोलन हुए, जबकि नर्मदा तो मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन महाराष्ट्र राजस्थान उसको लेकर के, पानी के बंटवारे को लेकर, कावेरी नदी को बंटवारे को लेकर के राजनीतिक जो विवाद होते हैं, उसने विकास को रोका। आज उन आदिवासी इलाकों में जहाँ पानी दुर्लभ था, राजस्थान में पानी जहाँ दुर्लभ था, आज वहाँ बारिश भी होने लगी, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ इन नदियों ने उन समाज को जीवित रखने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। पेयजल जिसको कहते हैं, आप आज नर्मदा का पानी जहाँ पहुँचा, गंगा का पानी, गंगा नहाने के लिए हमें हरिद्वार, दिल्ली में हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ गंगा का पानी आता है, जल जो है। तो ये लोगों को जीवन दायिनी हम इनको कहते रहे, लेकिन इनकी संरक्षण की जो उत्तरदायित्व है सबके साथ, पहले की पीढ़ी ने इसको ध्यान रखा। देखिए उसको पूजा से क्यों जोड़ा गया, ऐसा मेरा मानना है कि उसको संरक्षण का एक उत्तरदायित्व के रूप में था। उसको धर्म इसलिए कहा गया कि लोग उससे डरे, थोड़ा चीजों से माने कि नहीं ये मेरा धर्म है। उसको धर्म कहे, कानून उस समय संविधान कागज पर, जैसे कई ब्रिटेन में कहाँ का लिखा गया है सब कुछ चीजें, कानून और संविधान को, उसी तरह से हमारा वो अलिखित संविधान था कि हम इन पर्वत में पूजा करें, तपस्या करें, नदियों की पूजा करें, देवी के रूप में करें, माँ के रूप में करें, लेकिन उसलिए नहीं था वो, उसके पीछे लक्ष्य था कि आप इनको माँ की तरह ही आपको इसको संरक्षण करना है। ये संस्कृति का एक संविधान जिसको कहते हैं वो रहा है, अलिखित, मौखिक ही पहुंचता था पीढ़ी दर पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी भी जाती थी उसी किनारे, वहीं पर जितने बड़े बड़े मेले आप देखेंगे कि सारे पर्वत श्रृंखलाओं के नदी और नदियों के किनारे चैत्र है, और वही चैत्र में इधर भी आपको मेला मिलेगा, और वो ब्रह्मपुत्र के किनारे पूर्वोत्तर में चले जाएंगे तो वहां भी चैत्र का मेला मिलेगा। ये भी एक, आप बताइए ना, तब तो कोई टेलीफोन, हम लोग इंटरनेट तो नहीं था तब, लेकिन संस्कृति का ये असर था कि लोग उसके साथ, चाहे ऋतुओं के कारण कहें या नदियों के प्रवाह या उसके जो बदलते हुए, कभी रंग भी उसके बदलते हैं जल के भी, और पर्वत श्रृंखला कभी उसकी जो वहाँ सुगंध है जिसको कहना चाहिए कि अच्छे से अच्छे ट्यूलिप तो आप कश्मीर में आए, लेकिन उसके पहले भी कश्मीर के क्यारियाँ जो है वो हमेशा केसर की क्यारियों से और उसकी लहलहाते सारी, पहले तो दुनिया के लोग तब भी उसको मानते थे, चाहे ब्रिटिश काल में भी कहें या उसके पहले भी, सबकी निगाह हमेशा ऐसी हमारी पर्वत श्रृंखलाओं पर रहती थी कि वहाँ कैसे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ के वायु से, वहाँ के जल से।
और उसी ने ही सब जगह उन संस्कृतियों को विकसित किया और उन लोगों को भी आगे बढ़ने के अवसर दिए। और बहादुर आप कहें, शौर्य, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यदि आप देखें तो शौर्य और संयम ये साथ साथ जुड़ा रहा है। ये भी हमारी उसकी शक्ति है। जब परमाणु शक्ति भी बनाने के लिए कई बार विवाद हुए, नेहरू भी इसके पक्ष में नहीं थे एक समय में, लेकिन इसीलिए बना कि आप शक्ति रखें लेकिन उसका एक शांतिपूर्ण उपयोग हो सके, उसके लिए युद्ध के लिए नहीं है, ये एक मान करके। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी ताकत तो लोगों की है, जो हमारी जनता है। चीन से क्यों एक कहा कि उसकी आबादी समय में उसने नियंत्रित किया, लेकिन आबादी उसकी अधिक है। भारत की आबादी भी बड़ी शक्ति रही है, इसको लोग कारण मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वही एक शक्ति भी बनती है, क्योंकि आज उसका सही उपयोग हो सके। जैसा हमने कहा कि आज भी अब कितने बड़े पैमाने पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी जड़ी बूटी का हम निर्यात कर सकते हैं, चाय का हम आज भी जो हमारे यहाँ की चाय दुनिया में जाती है, दवाई औषधियों के लिए कोरोना काल में सबको ये मालूम हो सका कि भारत ही सबसे अधिक दवाइयाँ दुनिया को पहुँचाता, 80% कहना चाहिए कि हम लोग काफ़ी दवाइयाँ बनाकर, चाहे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हमारे यहाँ से उपयोग करती है, कुछ चीन से भी हमारे पास सामग्री आती रही है। और अब हम हमारे यहाँ इतने अच्छे औषध के वनस्पतियाँ उपलब्ध हैं कि चीन की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। तो हम जब हिमालय की संस्कृति की बात करते हैं, नदियों की संस्कृति की बात करते हैं, तो नई पीढ़ी को ये बताया जाना चाहिए कि इसके बल पर हम दुनिया पर अपने ज्ञान के बल पर राज करने का मतलब ये नहीं कि वहां जाकर के हमें तो उन पर नियंत्रण करना है, लेकिन हम कैसे उनको लाभान्वित कर सकते हैं। पूरे मानव वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो केवल मंत्र नहीं है, उसे पहुंचाने का लक्ष्य वर्तमान लोकतांत्रिक तरीके से भी, अपने संसाधनों का सही उपयोग करके भी हम उसको आगे पहुंचा सकते हैं। ये हमारा जो पूरा ज्ञान है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, हमारी संस्कृति की जो शिक्षा है, वो हमें एक संदेश देती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी संस्था तो अपना काम कर रही है, ऐसी संस्थाओं को जो गैर सरकारी स्तर पर भी बड़े पैमाने पर ये काम की आवश्यकता है, जो सरकारों पर निर्भर होकर के नहीं हो सकती है, जबकि सरकारें भी करती है। आज पाठ्यपुस्तक, जैसा मैंने कहा कि यदि पाठ्यपुस्तकों में उन ज्ञान का उपलब्ध बचपन से होगा तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं, भारत में ये संस्कृति के बल पर हम ये कर सकते हैं। और हम अपनी सुरक्षा के साधन हमारे ही इन्हीं पर्वत और नदियों के किनारे आज भी कितने अच्छे सांस्कृतिक, आपके जम्मू में भी विश्वविद्यालय है और नालंदा में भी बने हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अच्छे विश्वविद्यालय आए हैं, लेकिन कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में राजनीति से हट करके कैसे शोध के संस्थान बन सके, ये भी हमारा, मुझे लगता है कि जब हम संस्कृति को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, ये आवश्यक है कि शिक्षा के ऐसे सारे केंद्रों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर भी व्यापक अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। और जैसा कोरोना काल में साबित हुआ कि अब लोग दुनिया भारत की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे ये सांस्कृतिक के केंद्र, ये शिक्षा के भी एक बार फिर से भारत शिक्षा के वही केंद्र बन सकते हैं जो पहले कभी रहे, बल्कि पहले से अधिक, क्योंकि अब सुविधाएं हैं। और वो यहाँ आकर के कई, आप वो जानते ही हैं कि कई लोग चाहे ब्रिटिश हो, जर्मन हो, अमेरिकन हो, उनके दूतावासों में जो लोग यहाँ काम करने आते हैं, बड़े पदों पर रहे, वो भारत में ही बसने की इच्छा रखते हैं, बार बार 10 वर्षों तक यहाँ रहते ही हैं। और वो लोग चाहते हैं कि यदि यहाँ रह सके तो और अच्छा है, ठीक है कि उसमें कोई उसका दुरुपयोग न करे हमारी सुविधाओं का। लेकिन हम लोग जो हमारे भारतीय दुनिया में अपना काम कर रहे हैं, उसी तरह से वो लोग भी रहे। उसी तरह शिक्षा के लिए हमारे यहाँ से लोग कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जाते थे, क्यों नहीं। हमारी संस्कृति में जो शक्ति रही है, कुछ आते हैं अभी भी, मैं ऐसा नहीं मानता कि नहीं आते रहे, लेकिन वो एक होता प्रतीकात्मक है, सरकार ने कुछ सुविधाएं दी, फेलोशिप दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े हुए हैं, वो उस ज्ञान को विकसित करने के लिए, और वो विभिन्न क्षेत्रों से, दर्शन है, संस्कृत है, लेकिन इसके साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी भी है, उसमें भी और अधिक अनुसंधान की दृष्टि से, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, आप विदेशी छात्रों को भी, और उससे हमारी संस्कृति का प्रभाव भी उन पर रहेगा। फिर अपने देशों में जाकर के, अफ्रीका के ऐसे देश हैं जो भारत की तरफ हमेशा देखते हैं, खाड़ी के देश हैं कई ऐसे जो लोग भारत की तरफ उत्सुकता से आज भी अब देखने लगे। अब उन्हें समझ में आ गया है कि चीन, अमेरिका ऐसे किसी देशों पर, रूस पर निर्भर रहने के बजाय भारत पर कैसे हम विश्वास कर सकते हैं।
और कई संकट काल में ईरान हो, चाहे हाल में वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात है, वो भी भारत की तरफ देखते हैं सहयोग के लिए। फ्रांस ऐसा देश है जिसने, अमेरिका ने भी चाहे प्रतिबंध लगाए तब भी हमें कई क्षेत्रों में जब हमें सहयोग की आवश्यकता थी तो उसने सहयोग किया, उन प्रतिबंधों की परवाह न करके। इसका मतलब है कि हमारे जो संस्कृति विकसित हुई, समाज जो विकसित हुआ है, उसकी शक्ति अनंत काल से रही है, आगे भी रहेगी, लेकिन उसे अक्षुण्ण रखने का उत्तरदायित्व और कर्तव्य वो संविधान में लिखा, कानून में लिखा न लिखा हो, अलिखित हो, लेकिन उसे हम सबकी जिम्मेदारी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं सोचता हूँ मैं अकेला बात करूँ, इस वजह आप भी अपनी कुछ बात आगे कहेंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और मैं बड़े ध्यान से आपको सुन रहा था कि आपने अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में सारे अपनी प्रस्तावना रखी, उसमें हिमालय का जो रोल रहा और उसके बाद पूरी नदियों का और उसके बाद हमारे पर्वतों का, और उसमें एक बात बड़ी आपने अच्छी कही कि ये सिल्क रूट की बात होती थी हमारे यहाँ और उनको एक्टिवेट करने की बात। कहीं मेरी एक बार बात चली किसी बड़े हमारे काफ़ी वरिष्ठ बुद्धिजीवी भी हैं, आप भी जानते होंगे, डॉक्टर शशिशेखर तोषखानी जी। जी, तो उन्होंने एक बार ऐसे ही बात की तो काफ़ी अजीब स्वभाव के, काफ़ी वयोवृद्ध और बहुत ही ज्ञानी हैं, तो उन्होंने कहा, "क्या आप उसको सिल्क रूट बोलते हैं? ये सूत्र रूट है। अच्छा। यहीं से हमारे सूत्र गए। तो हाँ, आप ये बदलिए।" मैंने कहा, "बिल्कुल सही कह रहे हैं।" और फिर जब बात चली, मैं जब देख रहा था तो क जैसे आपने बिल्कुल उसकी ओर इशारा किया कि कैसे बुद्धिज़्म यहाँ से गया और हमने कैसे चाइना में भी आप देखिए, तो कश्मीर से महायान जब गया, ये कश्मीर से ही थे कश्मीरी पंडित, कुमारजीव जो बुद्धिज़्म लेके गए, आज भी उनका वहाँ पर स्मृति, उनका बुत है, स्टैच्यू है, प्रतिमा है। और कैसे हमारे लोगों ने हिमालय से होते हुए हिमालय को संस्कृताइज़ किया, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कल्चरल बढ़ाया और वहां जाके ये सूत्र, जहां से सूत्रों का और कल्चर का आदान प्रदान तो हुआ, लेकिन हमारी ओर से जो संस्कृति में, संस्कृत को एक भाषा नहीं मानता, उसे संस्कृति मानता हूँ। तो मैं बिल्कुल। तभी ये कहता हूँ कि कोई भाषा बोलने में किसी प्रांत में किसी को आपत्ति होगी, आप यहाँ तमिल क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब आप संस्कृत बोलते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में संस्कृत को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है और हर कोई उसको बोल भी लेता है, समझ भी लेता है, जोड़ती है भारत को। तो कहने का मतलब है, ये जो सूत्र रूट है, अब हिमालय के परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना होगा, ना तो इसका जियो स्ट्रैटेजिक्स का तो इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, कल्चर का भी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कहीं जो जिस तरह की शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है कुछ चीज़ों को लेके, उससे मायने बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं। तो इनको सही परिप्रेक्ष्य में रखकर नीतियाँ बनानी होंगी और हिमालय को केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारा मतलब हमारे शत्रु को जो भी रहे, जो आक्रांता रहे या आताताई रही, उनको पता था कि हिमालय ब्रीच होगा तो भारत का विघटन हो सकता है। लेकिन हमारे अब 70 साल बाद अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे थिंक टैंक है वो समझ रहे हैं कि हिमालय इज़ बेसिकली नॉर्दर्न फ्रंटियर, इसको सुरक्षित रखेंगे तो भारत सुरक्षित रहेगा। और उसके बाद जब आप भी जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह जितनी देर रहे, लाहौर दरबार रहा, तो वो बफर का काम कर रहा था, अंग्रेज़ों को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। जिस तरह महाराजा रंजीत सिंह का जो दरबार विघटन की ओर बढ़ा, कश्मीर की समस्या भी उत्पन्न हुई और अफ़गानिस्तान से लेकर पूरे हिंदू कुश में क्या संघर्ष हुए, अभी भी चल रहे हैं। तो इसका मतलब हिमालय एक दूरी का काम, एक न्यूक्लियस का काम करता रहा। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बहुत सही कहा कौल साहब कि जिस तरह से हिमालय रक्षा, जो कहते हैं ना, आपका एक किला तो नहीं, इसको तो किले से ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि हिमालय ने तो पूरे भारत की रक्षा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई, हर युग में। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप महाभारत काल से लेकर अभी तक भी यदि देखें, तो जब भी ऐसे समय आया है भारत पर आक्रामक लोगों का संस्कृति को प्रभावित करने के लिए, उसे बचाने का काम यदि किया है तो हिमालय ने ही किया है। वहाँ के लोगों में आप देखिए, हथियार यदि दूसरे लोग तोप लेकर के बाहर से भी मुगल आए, लेकिन उसकी रक्षा करने में, जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ के जो योद्धा रहे, वो उस हिमालय ने उनको सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अभी आपने कहा ना, कश्मीर से आप देख वहाँ तक पूर्वोत्तर क्षेत्र से जब जाते हैं, तो पूरे भारत को चारों तरफ से सुरक्षित रखने का काम, आज भूटान भी यदि कहीं पर हम लोगों के लिए सुरक्षा करता है तो हिमालय का ही ये भूमिका है। और इसीलिए आवश्यकता इसी बात की है, जब भी कहा जाता है कि इन पर्वत श्रृंखलाओं को वहाँ पर इतनी पहरेदारी की क्यों आवश्यकता है,
और मुझे लगता है कि इसीलिए आज भी आवश्यकता है कि वही एक रास्ता होता है जो उनको लगता है कि इसको नष्ट करके या इस पर इसके जरिए हम इसकी संस्कृति को, इनके जनजीवन को, इनके समाज को कैसे गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ना, जो सूत्र हैं वो जोड़ने के लिए होते हैं, उसी तरह से विघटन के लिए इन्हीं रास्तों को चुना जाता है। उस नीचे जो सुरंगें बना करके जब कोशिश आज भी होती है। और मेरा हमेशा मानना रहा है कि हमारे जब कल्चर जब दूसरी जगह जाता है उसको भी, उससे ही उनको कष्ट होता रहा पहले। अब आधुनिक ज्ञान से हो रहा है। हमारे पास दोनों है, आज संस्कृत वाले ग्रंथों की अपना ज्ञान है और दूसरा आधुनिक ज्ञान भी है। और इसलिए हिमालय को भी आप देखिए, कई बार आपको ध्यान हो, जब हम लोग, हमारे यहाँ शंकर दयाल शर्मा, वो भी बड़े संस्कृत को अच्छे स्कॉलर वो भी थे और कश्मीर जाते ही थे। तो उनका भी ये हमेशा मानना रहा है कि जो हमारे इस तरह की जो घुसपैठ बाहर से होती है वो पूरी संस्कृति को नष्ट करने के लिए ही उनकी कोशिश होती है। वो केवल अधिकार जमाना नहीं, उनका लक्ष्य यही होता है। और हम लोग भी जाकर के वहाँ उनकी संस्कृति को प्रभावित हम तभी कर सकते हैं जब हमारे लोग अपने यहाँ सुरक्षित रहें, अपने उसकी रक्षा करें। और उसकी रक्षा कैसे होगी? उसकी रक्षा उस संस्कृति को बचाकर। कश्मीरी पंडितों बात फिर से क्यों आई है कि भाई उनको तो अपने घर वापस, उनको जाने की स्थिति वापस ऐसी होनी चाहिए। सारा जो उसे लूटा गया आज भी, आप तो, हम तो पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी अभी इतना बड़ा ऐतिहासिक जो काम हुआ 1970 खत्म किया गया। और उसके खत्म होने से पहले जब हम श्रीनगर गए थे तो वहाँ 300 करोड़ रुपया नगद निकाल लिया गया बैंकों से, जैन के बैंक से। क्या वो सब तो हिमालय को नष्ट करने वाला, मैंने वो पैसा जो है वो देश से बाहर ले जा करके तो भारत के खिलाफ ही खर्च करने वाली बात हुई। और आज भी जो समस्याएं कश्मीरी पंडित या वहाँ के जो भाई हैं, वो चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हो, लेकिन उनको भी लूटने की कोशिश निरंतर जारी रही और जारी है अभी भी। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि आप उन पर्वत श्रृंखलाओं को ऐसा सुरक्षित रखें जहाँ पर कोई आंख उठाकर न देख सके। आज आप देखें जो हम लद्दाख में इस समय समस्या है, यदि हम उसको राजनीतिक रूप में भी आप देखें, उनकी कोशिश यही है कि भारत ने जो वहाँ सड़कें बना दी, जैसा आपने ठीक कहा, हमने एक समय में अरुणाचल जैसा, जिस समय हम गए थे बहुत सड़कें थी, आज सड़कें वहाँ आगे तक बन गई है। और यही जम्मू कश्मीर हुआ। उनका जो परमाणु का जो केंद्र है, जो भारत की सीमा से लगा हुआ है, लद्दाख और उसके पास, असली उनको ये खतरा लग रहा है कि भारत वहाँ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि नहीं, हमारी तरफ, आपने चूंकि उस जिक्र किया, इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसलिए भी हिमालय की रक्षा की आवश्यकता है। और हम जब बार बार ये कहते हैं कि कश्मीर, वो जो हिस्सा जो पाकिस्तान को ब्रिटिश, जिसको कहते हैं दुर्भावना के कारण उस क्षेत्र को उस तरफ विभाजित करके और रख दिया गया था, उसे भारत के साथ उसे अभिन्न की तरह जोड़ा जाना बहुत ही इसलिए भी आवश्यक है कि हिमालय की रक्षा के लिए वो क्षेत्र भी भारत के साथ उसको सुरक्षित रखने का दायित्व है। वो हमारी पीढ़ी में कौन कर सकेगा, देख सकेगा, मैं नहीं अभी कुछ उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते, लेकिन वो एक एजेंडा सबसे बड़ा भारत का रहना चाहिए, क्योंकि चीन की दृष्टि हिमालय के उस क्षेत्र पर रही है और इसीलिए उसने अपना परमाणु का भी जो एक केंद्र है वो वहाँ बना रखा है, जो तिब्बत सीमा, जो कहती तिब्बत। तो हम लोगों की उदारता के कारण, वरना हो सकता है कि तिब्बत भूटान की तरह होता, नेपाल की तरह होता, या भारत के साथ ही जुड़ सकता था, लेकिन चलिए वो अलग भी, उसकी अपनी पहचान होती, उस क्षेत्र पर भी निगाह है। तो आपकी बात बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि उसको अक्षुण्ण रखना, उसकी सुरक्षा की गारंटी के लिए जितने भी प्रयास, वो केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का ही एक दायित्व है हिमालय को सुरक्षित रखना। कैलाश मानसरोवर तक जिसको कहना चाहिए, वो उसमें सबको एक भूमिका निभानी है। जी। अब इसमें, अब जैसे आप देख रहे हैं कि परिवर्तन तो आ रहे हैं, जैसे बात भी हो रही है अखिल भारतीय स्तर पर, हम समझ भी रहे हैं और काफ़ी हमने प्रगति भी की है, बदलाव है सोच में। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे आपके समय में पत्रकारिता का एक स्तर होता था, मतलब अभी भी है, आप जैसे लोग हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह के अब मीडिया का आगमन हुआ है, ट्रिविलाइज़ेशन ही हुआ है, सोशल मीडिया के कारण तो कोई डिसिप्लिन भी नहीं रहा कहना चाहिए, कोई अनुशासन नहीं रहा। एक ओपिनियन मेकर्स का काम, आप जैसे एडिटर्स जो थे, जो एक साख रखते हैं आप लोग क्या समझते हैं कि ऐसे बुद्धिजीवियों को, ऐसे एडिटर्स को भारत में इस चीज़ को नैरेटिव में लाना होगा? क्योंकि जब तक हम नैरेटिव का प्रतिकार नहीं करेंगे, तो ऐसी चीज़ें सामने नहीं आएँगी। नैरेटिव में चीज़ आएगी,
तो उसके बाद पाठ्यक्रम में भी आएगी। और इसीलिए क्या आपको लग रहा है कि इस टाइप का नैरेटिव सुधर रहा है जिसमें हम ये कहें कि ये जो चीज है धर्म केवल धर्म नहीं है, मतलब अब धर्म तो एक ट्रांस नॉन संस्कृत के शब्द नॉन ट्रांसलेटेबल है, धर्म कहना रिलीजन को कुछ अलग होगा, ईश्वर गॉड। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम इस दृष्टिकोण से लोगों को ये समझा पाए हैं इस परिभाषा में कि जो हमारे नदियां और पर्वत हैं उसके एक प्लेस कॉन्शियसनेस बनती है। एक जो प्लेस कॉन्शियसनेस है उसके कारण आपका वातावरण, उसके साथ आपकी सोसाइटी जो सोशियोलॉजी बनती है, ये धर्म ये जो रिलीजन से परे है चीजें बेसिकली, आप उसको इस तरीके से क्या नेशनल इंटीग्रेशन के नैरेटिव में लोग इसको लाने में सफल नहीं हुए, बात कर की जाती है क्योंकि हमारी सभ्यता नदियों के किनारे बिल्कुल हमारा जीना मरना, हमारे संस्कार रीति रिवाज उसके आधार पर हैं। अगर हम देखा देखा जाए तो हम सब लोगों का कि इस तरह का हम नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए कहीं न कहीं। इसमें आप किसका लोप देखते हैं? क्या हमारे बुद्धिजीवियों का या कि हमारे ऊपर सिकनेस ऑफ स्लेवरी जो मानसिकता दासता की रही है, उसके कारण भी कुछ हम कुंठित हो गए? बिल्कुल आपने महेश जी जो बात कही, ये सही है कि हमारी मानसिकता अभी भी कुछ मामलों में जो गुलामी वाली मानसिकता से 70 साल बाद भी, कुछ हद तक उसका प्रभाव रहा। दूसरा वामपंथी, अब देखिए चाहे जो कारण रहा हो, चीन तो उस समय उतना प्रभावशाली नहीं था, सोवियत रूस उस समय था, वो एक धारा काफ़ी है, जबकि अब वो कमज़ोर हुई है। मैं आपको ये भी ध्यान दिलाऊँगा, हो सकता है आप वहाँ बैठे आपको लगता है कि नहीं, नई पीढ़ी में भी या मीडिया में भी जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, आप दिल्ली, मुंबई को भारत मत मानिए। देखिए, मैं यही सही है कि जो केरल में मलयालम मनोरमा है, वीक मैगज़ीन भी आप देखें, उसका रूप अलग है, जो दिल्ली की पत्र-पत्रिकाओं से भी भिन्न है, जबकि वो हमारे मित्र हैं, मैं जानता हूँ। और देखिए, वो हिंदू धर्म के, इसीलिए धर्म से इतर बात है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि केरल और तमिलनाडु में भी संस्कृत के प्रति या धर्म, इसलिए सांप्रदायिक आधार पर धर्म के जोड़ना या धर्म से इन चीज़ों को जोड़ना ये कतई ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और इसलिए बल्कि जो देश के बड़े आज भी जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस बात को समझते हैं। ऐसा नहीं, लोग एक छवि ज़रूर है जो उस पार्टी को या पुराना उनका जो पृष्ठभूमि रही होगी, इसलिए लोग मानते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया में भी एक बहुत बड़ा वर्ग रहा। हिरण्मय कालेकर संपादक रहे, आज भी वो हैं, बल्कि वो हिमालय में कई बार उत्तराखंड में ही जाकर रहने लगते हैं, हिमालय में उन्होंने एक अपना घर बना रखा है। अजीत भट्टाचार्य जी पहले रहे, लेकिन आज भी ऐसे संपादक पत्रकार हैं। हो सकता है कि वो उन जो आप जिस हम जो दिल्ली, मुंबई या विदेशी पत्रिकाओं से प्रभावित या उनके लिए जो काम करते हैं, एक उदाहरण के लिए है अरुंधति राय, जैसे वो तो कहती है कश्मीर को दे दीजिए, जो आपने कहा ना, वो तो एक्सट्रीम हमारे बुद्धिजीवी जिसको कह सकते हैं आप, तो कश्मीर ही पाकिस्तान को दे दीजिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कल से वो कहेंगे कि लद्दाख भी दे दीजिए, चीन से काहे का झगड़ा करना है, कोई दूर की बात नहीं है। तो उन लोगों से असहमति, और इसी जैसे आपने कहा, मैं आउटलुक पत्रिका में रहा, अंग्रेजी की पत्रिका में उनका 25 पेज का लेख छपता था, हमने 1 पेज नहीं छापते थे। तो हमारा मानना था कि जबकि एक होता है जैसे डेमोक्रेटिक हमें छूट मिली हुई थी, रही मुझे उतने वर्ष, उसको हिंदी निकाली मैंने थी, तो मेरा मानना था कि नहीं, हमारे पाठकों को ये पहचाने की जरूरत नहीं, अरुंधति राय के विचार दी अंग्रेजी में, ठीक है, वो भी संपादक उनके उसकी असहमतियां भी उसमें छापते थे। तो एक आध बारी कोई अवसर होगा उसमें भी मैंने 1-2 पृष्ठ कुछ हमने कभी दिया, लेकिन लगातार हम ये मानते थे कि उनके विचार भारत में हिंदी भाषा के माध्यम से पहुंचाना तो और भी बड़ा पाप है। ऐसे ही भारतीय भाषाओं में जो है, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, हम असल में इस समय दुर्भाग्य अभी भी जितनी सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, मैं पत्रकारों के बीच में भी जब जाता हूँ तो ये सब ठीक है। हम लोग अज्ञेय की तरह से, तो मैं भी, ये राजन माथुर हमारे, मनोज श्याम जोशी संस्कृत के, जैसे मनोज श्याम जोशी प्रगतिशील विचारों के थे, बहुत, मतलब उनको कई लोग उनको वामपंथी समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, वामपंथी नहीं थे वो। संस्कृत उनका सुबह, मतलब एक गंगा जी में उनके घर भी जाता था तो सुबह मुझे जितना वेद और उस पर उनका अध्ययन था, संस्कृत का भी उनका अध्ययन था, अंग्रेजी पर भी पूरा अधिकार रहा। तो हमारे वो अज्ञेय के ही शिष्य थे अपने कुमार। तो मीडिया में अच्छे ऐसे लोग हैं, रहे हैं पहले। ये हो सकता है उतना प्रभावशाली उनका रूप न दिखे, उनका प्रसार संख्या कम हो, ये उसका एक खतरा इसमें है, क्योंकि आपने से कहा कि नई पीढ़ी को भी उन बातों को बताई जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मराठी में है, जो गुजराती में है, जो तमिल में है, तेलुगु में, वो तो उन भाषाओं की मीडिया को पढ़ रहा है। हाँ, टेलीविजन मीडिया ने और सोशल मीडिया ने और थोड़ा गड़बड़ किया है, उसकी आचार संहिता कैसे बनेगी वो थोड़ा सा इससे हट करके। लेकिन और जैसे आपने कहा हिमालय का महत्व, तो आप देखिए, यदि आप सर्वे कोई नया करे कभी हो, मैंने एक बार हिमालय को पूरा
तो मेरे पास वो अंक नहीं होगा, हमने पूरा आउटलुक में पूरा अंक ही उसके लिए, पूरा जो 64 पेज थे पूरा उसी पर ही निकाला था हिमालय को। तो ऐसे पत्र पत्रिकाओं में उसके बारे में ज़्यादा आना चाहिए, आने वाले लोगों की। अच्छा ये नहीं कि लोग उसको नहीं पढ़ा गए, जो उसका सबमिशन 1.5 लाख कॉपी था, तो ऐसा नहीं हुआ कि कॉपी वापस आ गई कि हिमालय पे आपने छापा, कौन पढ़ेगा, राजनीति पढ़ना चाहते हैं। मेरा आज भी मानना है कि जैसा आपने कहा ना, संस्कृत को ग्राह्य यदि कहीं मानते हैं तो संस्कृत के लिए जिनको संस्कृत नहीं समझ में आती है, वो हिंदी में, गुजराती में, तमिल में उसके अच्छे अनुवाद होकर के भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जब जर्मन और फ्रेंच वाले पढ़ सकते हैं, तो जापानीज पढ़ सकते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं, मैं इसको कोई उसको खूब बंडुका इसको कहते हैं कि आप उसको मेहनत की तरह से कहेंगे नहीं हम तो हिंदी के लिए फेनेटिक हूँ। मेरे हिसाब से कहा कि मैंने जैसे हम लोग संवाद कर रहे हैं हिंदी, इंग्लिश में भी कहीं ऐसे विदेशी किसी फोरम पर बात करते हैं तो अंग्रेजी में करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि हम हिंदी में कर सकते हैं तो एक बड़ा जो समुदाय भारत में है जिसको उसकी जरूरत है उन्हें बातों की जिक्र करने के लिए, उसी तरह से उन भाषाओं में भी उन बातों को पहुंचाने के लिए। और ठीक है, अब ये सही है कि गड़बड़ हो रहा है, लेकिन लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग उसको सुरक्षित रखने के लिए। और मैं फिर आपसे कहूँगा, नई पीढ़ी के लोग उन चीज़ों को पढ़ते भी हैं और समझते हैं, और उनके लिए प्रकृति को बचाने के लिए हिमालय के प्रति समर्पित है। आज भी जो है वो मोदी जी का फेनेटिज्म खाली मंदिर के बल पर वो नहीं जीत रहे, उनको उस संस्कृति से भी कहीं लगाव होकर के वो गौरव महसूस करते। तो ऐसा तो नहीं कि पहले इंदिरा गांधी भी जो जाती थी तो वो अपने को कश्मीरी कह करके और अपने वेशभूषा से भी वो कोशिश करती थी कि मैं बड़ा ही धार्मिक मान्यताओं को विश्वास करती हूँ। आप देखिए कहीं में तो कुछ गलत लोग भी उसमें आए धर्म के नाम पर उनके साथ, यदि पार्टियों से विचारों से हटकर यदि आप देखें, नरसिंह राव 10-12 भाषाओं के विद्वान थे और वो संस्कृत में अच्छे जानते। तो आपकी बात सही है, बड़े जैसा मैंने कहा था ना कि नदी कई बार रास्ता गड़बड़ा जाता है, हमारी संस्कृति में भी ये हुआ है, और ऊपर से दिखाई देता है तो फिर लगता है भाई। आफ्टर ऑल यदि आप देखिए कि रावण यदि वहां पहुंच गया था नर्मदा के किनारे होशंगाबाद के पास, तो क्या आज के समय में रावण और राक्षस नहीं होंगे? वो रावण नहीं, कहीं राक्षस तो है ही। तो छत्तीसगढ़ में पहुंच जाए या वो झारखंड में पहुंच जाए, तो उसको बचाने के लिए उसे आप नदियों की संरक्षण और उसके साथ यदि जोड़ेंगे, उसका ज्ञान देंगे कि भाई ये भी आपके साथ, ये आपकी जरूरी है, तो ऐसे युवा पीढ़ी के प्रति निराश होने की बात नहीं कि वो केवल हार्वर्ड और कैम्ब्रिज देख रहे हैं। उन्हें हाँ, ये उन्हें प्यार अपनी जमीन से, अपनी भूमि से है। हाँ, उसको थोड़ा एक तरह से सही डायरेक्शन मिलता है, सहयोग भी मिले उससे, जैसा मैंने कहा जो शोध करना चाहते हैं। आप आश्चर्य है, आर्कियोलॉजी में भी कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो सोचते हैं कि नहीं हमें पुरातत्व के क्षेत्र में काम करना है, तो वो और कोई अच्छा काम वो दूसरा कर सकते हैं। कई लोग विदेशों से भारत आकर के बस रहे हैं और वो कहते हैं हम इस पे काम करना चाहते हैं। वही नहीं। तो निराश तो नहीं, हाँ ये ठीक है कि उसमें मीडिया का भी एक रोल है, और इसलिए मैं हमेशा इस पर जोर देता हूँ कि भारतीय भाषाओं, सिर्फ हिंदी नहीं कह करके भारतीय भाषाओं कहता हूँ, जो जहाँ पर है, चाहे जम्मू की डोगरी हो। आज पद्मा सचदेव इस उम्र में भी जितना एक्टिव है, कई बार हमें आश्चर्य होता है, वो मिलते हैं तो बिल्कुल इतना स्नेह करती है, इतना जब वो जम्मू का लाया हुआ जो है वो लड़की के बाद में भेजी थी कुछ महीने पहले, कोरोना काल से पहले, इतना भावुक होकर के, नहीं ये जम्मू का जो नमकीन है वो वहाँ का बड़ा तो मशहूर नाम मुझे नहीं मालूम। तो मतलब ये है कि इसी नई पीढ़ी की जो हमारे कवि लेखक संस्कृति के जो लोग हैं, और उनकी परंपरा में और लोग, साहित्य अकादमी में कश्मीर के कितने लोग हैं जिन्होंने काम किया है। हाँ ये ठीक है कि अब जैसे हो जाता है, कह रहे पुस्तक कौन पढ़ता है, ये सरकार में जरूर भाग है। इसलिए आपका फाउंडेशन हो या हम लोग हों, बार बार पहुंचाते तो है, ठीक है, हम लोग सत्ता में नहीं है, सत्ता में रहना चाहते हैं, लेकिन ये सही कि सत्ता वो समझ में आना चाहिए कि नहीं, उन ग्रंथों का सारी टेक्नोलॉजी के बाद भी उन ग्रंथों के जरिए, उन पर्वतों के जरिए, उन नदियों के जरिए आप संस्कृति और समाज को सुरक्षित रख सकेंगे, इसका प्रोत्साहन देने की आवश्यकता अवश्य। धन्यवाद आलोक जी। आलोक जी, आपने बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूरा एक रेखा चित्र, क्या आपने पूरा सामने एक चित्र खींच दिया उसका कि कैसे नदियों पर्वतों से होते होते हुए भारत में संस्कृति का सृजन होता गया, हमारे मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, और सांस्कृतिक स्तर के साथ-साथ आध्यात्मिक स्तर पर भी हम लोग कैसे अपने आप को फर्टाइल बनाते गए। और भारत को एक सूत्र में बाँधने का जो नदियों का अपना रहा हमारे यहाँ, उनको हम, जैसे आपने कहा, सिम्बोलिज़्म रहा। उनको संरक्षित करने का कारण ही यही था कि पूजा पद्धति, उसके कारण हमारा अपना एक सिस्टम बना प्लेस कॉन्शियसनेस का। और उसके आधार पर आज हम देख रहे हैं कि
जहां जहां पर भी घाटों की आरती होती है, चाहे यमुना की हो, चाहे हम जम्मू में तवी की हो, कश्मीर में वितस्ता त्रयोदशी मनाई जाती है, जब वहां से उसका उद्गम हुआ वितस्ता का। कश्मीर को तो सती देश ही कहते थे। तो कहने का मतलब ये कि किस तरीके से अब हमें कॉन्शियसनेस में बदलाव लाना है। जो सबवर्शन हुआ है उसको ठीक करना है, इसको इन्वर्शन जो हमारे हिमालयाज़ में हुआ उसको सीधा करना है। और जैसे आलोक जी ने कहा कि हमारे पत्र-पत्रिकाओं में भी अंक निकलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़ते, लेकिन एक शायद थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो गया जिस तरह का वातावरण नैरेटिव में बना। लेकिन इसीलिए शायद हम भी बात कर रहे हैं, हम लोग कहीं न कहीं चेतना अभी भी है कि हम जागृत अवस्था में भूल गए हैं। जैसे हनुमान को उसकी शक्ति याद दिलाने के लिए जामवंत की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें भी शायद इस चेतना का शायद संचार देवी कृपा से हो और हम इस चीज़ को जिसको हम कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि हिमालय की डिसंस्कृताइज़ेशन हो गई, उसकी रीसंस्कृताइज़ेशन करने का समय आ चुका है। और वो हमें समझना पड़ेगा कि केवल हिमालय जो है, हिमालय श्रृंखला जो है, जहाँ से हमारे नदियों का उद्गम है, हमारी संस्कृति का उद्गम है, जम्मू-कश्मीर उसमें केवल इंटीग्रल पार्ट नहीं है, एक नर्वस सिस्टम का काम करता है। और वहीं से चेतना हुआ, आचार्य अभिनव गुप्त हुए या उत्पल देव हुए या जितने भी हमारे मनीषी हुए, इस पर कुठाराघात किया गया। जब आप मस्तिष्क पर कुठाराघात करते हैं तो पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में। और वही पैरालिसिस का कारण है कि उस फिजियोथेरेपी की जरूरत है जो शायद अब हमें करनी होगी, उस चेतना को जगाना होगा और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधते हुए आलोक जी जैसे बात कर रहे थे कि हम किस तरह से हम पूरे यहाँ से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा बड़ा था। हमारा जो संदर्भ ये था कि आर्य भी बाहर से नहीं आई, ये तो साइंस ने भी बता दिया। बेसिकली हमारा कंसेप्ट ग्रेटर इंडिया का है। ग्रेटर इंडिया क्या है? जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के लोग जिनको हम अपने कुटुंब का ही मानते हैं, जहां भारतीय संस्कृति का प्रभाव था और प्रभाव आज भी है। जैसे आलोक जी बता रहे थे इंडोनेशिया में क्या है, ये ग्रेटर इंडिया है हमारा। हमारा इंपीरियलिस्टिक इंडिया नहीं है, हमारा सांस्कृतिक भारत है। हम वो सांस्कृतिक भारत को मानने वाले जो लोग हैं, भारतीय उपमहाद्वीप से भी बाहर हैं। मैं आलोक जी का आभार प्रकट करता हूँ मैं आपको और बहुत अच्छा लगा। जिनको बचपन में कभी पढ़ते थे, जो स्कूल के कॉलेज टाइम में ये तो आज आमने-सामने देखने का अवसर भी मिला। आशीर्वाद समझता हूँ, आपसे जुड़े रहेंगे और भविष्य में भगवान शिव ने परमात्मा ने अवसर दिया तो दोबारा बात करेंगे। आपसे बात करके अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा और ये जो आपकी वाणी है, वो दूर-दूर तक पहुँचे और आप कहीं न कहीं ओपिनियन मेकर तो है ही हैं। हमारी इन बातों से अगर कुछ निकला हो, वो दूर तक जाए, बात दूर तक जाए तो पूरे देश का भला हो और जम्मू कश्मीर में एक फिर से एक या पूरे हिमालय क्षेत्र में एक उत्सव का माहौल हो। इसके लिए आपका आभार, नमस्कार। बहुत